मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि हम लोग इस चैनल पर इस समय बायोलॉजी के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और 66 क्वेश्चन पीछे कवर कर चुके हैं, जिनको डिटेल में हमने डिस्कशन किया है प्लस उनको तैयार भी किया है। अब आगे आज 67 से शुरू करेंगे और इस कड़ी में हम लोग 500 क्वेश्चन को कवर करेंगे और ये 500 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हैं या फिर आएंगे, अतः ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए कुल 500 क्वेश्चन को कवर करेंगे और 500 क्वेश्चन अगर तैयार हो जाते हैं तो इतना समझ लीजिए कि बायोलॉजी से किसी भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो तैयार होंगे, साथ में इनका डिटेल भी हम जानेंगे तो बहुत सारे फैक्ट भी मजबूत हो जाएंगे। और अगर आप अगर आज से इसको देख रहे हो तो पीछे के आपको 66 क्वेश्चन जरूर देखने चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारा डिटेल हमने कवर किया है, तो आगे 500 क्वेश्चन तक डिटेल कवर करेंगे, इसलिए आपको पीछे के भी क्वेश्चन देखने चाहिए। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी अब वीडियोज़ बनेंगे बायोलॉजी के बनेंगे, उसके बाद फिजिक्स के बनेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री के बनेंगे, फिर अन्य विषयों के बनेंगे, सबकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? ग्रीन हाउस गैस मतलब ऐसी गैस है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने का काम करती हैं। टेम्परेचर को पृथ्वी को बढ़ाने का जो काम करती हैं उन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। उसके अंतर्गत CO2 आता है, उसके अंतर्गत मीथेन आता है, उसके अंतर्गत जलवाष्प आता है, उसके अंतर्गत नाइट्रस ऑक्साइड आते हैं। बहुत सारी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसें मतलब जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने का काम करती हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा बढ़ाती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसीलिए CO2 का नाम मुख्य रूप से आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी संकल्पना मतलब इसके बारे में सबसे पहले किसने सोचा, किसने विचार दिया? C.C. पार्कर, W. मॉर्गन, जोसेफ फॉरियर या फिर जेवलर? जैसे कि आंसर आपको नीचे दिख ही रहा होगा, ऑप्शन सी सही है। जोसेफ फॉरियर ने इसके बारे में सबसे पहले संकल्पना दी थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। आज ग्रीन हाउस इफेक्ट भारत या पूरे विश्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना हो गई है, क्योंकि इसकी वजह से बर्फ पिघल रहे हैं और जिस हिसाब से तापमान बढ़ता जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि सारे बर्फ ग्लेशियर पिघल जाएंगे और लगभग द्वीपीय देश सब डूब जाएंगे। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या। दरअसल ग्रीन हाउस गैसें एक प्रकार से कांच घर जैसा व्यवहार करती हैं। कांच का घर आप अगर बनाएंगे ना, और अगर उसमें गर्मी, अगर सूर्य की गर्मी उसमें जाएगी ना, जाने को तो गर्मी और प्रकाश दोनों चले जाएंगे, लेकिन ये कांच जो है इस गर्मी को अवशोषित तो कर लेगा, अंदर तो आने देगा लेकिन बाहर नहीं जाने देगा। अतः क्या होगा, इस कांच के अंदर का जो घर है ये गर्म हो जाएगा। इसी का प्रयोग करके ठंडे क्षेत्रों में गर्म फसलें उगाई जाती हैं, क्योंकि अंदर का माहौल एकदम गर्म हो जाता है, बाहर ठंडी रहती है, तो अंदर गर्म फसलें उगा ली जाती हैं। इसी तरह से व्यवहार करता है ये कार्बन CO2 या फिर ग्रीन हाउस गैसें। क्या होता है, पृथ्वी पर जो सूर्य की रोशनी आती है इसको आने देती है, लेकिन जब रात में पृथ्वी ठंडी होने लगती है तो अपने अंदर से सूर्य की सारी रोशनी बाहर निकालने लगती है। लेकिन ये बाहर वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं ये सारे गर्मी को अवशोषित कर लेती हैं, मतलब बाहर नहीं जाने देती। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है और इतना बढ़ जाता है कि जो बर्फें हैं, ग्लेशियर हैं, वो सब पिघल रहे हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले जोसेफ फॉरियर ने बताया था। हालांकि हम जो समझाना चाह रहे थे वो जरूर आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझेंगे तो बताइएगा, फिर से समझा दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लीजिए, ऑप्शन सी सही था। अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? पिछले क्वेश्चन में शायद हम लोगों ने कवर किया था कि रक्त कैंसर क्या है। ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, हालांकि यहाँ 4 ऑप्शन थे, ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, एनीमिया, हीमोफीलिया। तो ऑप्शन बी सही है, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया की स्थिति को क्या बोलते हैं, रक्त कैंसर। इसमें क्या होता है कि लाल रुधिर कणिकाएं खत्म होने लगती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं बहुत असामान्य वृद्धि हो जाती है, जिससे लगता है कि खून पानी जैसा हो गया, खून सफ़ेद हो गया है, और इस स्थिति में व्यक्ति कुछ समय बाद मर जाता है। इसे ही ल्यूकेमिया कहते हैं खून पानी हो गया। दरअसल खून पानी नहीं हो जाता, उसमें वाइट ब्लड सेल की मात्रा बढ़ जाती है, WBC की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस स्थिति को ल्यूकेमिया बोलते हैं। यही है रक्त कैंसर। हाँ, इसी में एक और ऑप्शन है, ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा आप सुने होंगे। ल्यूकोडर्मा आप देखते होंगे कि कभी कभी आपको कुछ इंसान ऐसे दिखते होंगे जिनके शरीर पे सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, जिसे कलंक या फिर फूल भी बोलते हैं गांव की भाषा में। ये जो सफ़ेद सफ़ेद है ना, इसी को ल्यूकोडर्मा बोलते हैं, और पूरे विश्व के लगभग 0.5% लोगों को ल्यूकोडर्मा से पीड़ित हैं। लगभग 40 साल के ऊपर वाले व्यक्ति, लगभग 95% ऐसे हैं जो 40 साल से ऊपर के हैं, उन्हीं को ये ज़्यादा प्रभावित किया है। मतलब कि कम उम्र के लोगों को ज़्यादा कम प्रभावित करता है, ज़्यादा उम्र के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है। इसका मतलब क्या है कि आपको अधिक उम्र वालों में ल्यूकोडर्मा ज़्यादा दिखेगा।
ल्यूकेमिया आपको पता है रक्त कैंसर है। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया आप समझिए। हीमोफीलिया में क्या होता है कि जब आपके शरीर में कहीं घाव लग जाता है ना, जल्दी ब्लड का थक्का नहीं जमता, और इस स्थिति को, जब ब्लड का थक्का नहीं जमता तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, ये भी आप याद रखिएगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहता है, और कहा जाता है कि इसकी शुरुआत ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन बी सही था, देख लीजिए। आयोडीन प्राप्त होता है, कह रहा है कि आयोडीन किससे प्राप्त होता है? दरअसल जो समुद्र होता है, समुद्र में आप कभी भी देखे होंगे बहुत सारे शैवाल या फिर काई जिसे बोलते हैं, आप तैरते रहते हैं। आप समुद्र ना देखे हो तो गांव के तालाब देखे होंगे, तालाब में हरे हरे बहुत सारे शैवाल तैरते रहते हैं। ऐसे ही समुद्र में भी बहुत विभिन्न प्रकार की घासें तैरती रहती हैं, उन्हें शैवाल बोलते हैं। उनके नाम है ग्रेसिलेरिया, लैमिनेरिया, उडोगोनियम, उडोगोनियम है, उडो हो गया, और स्पाइरोगाइरा। पूछा ये जा रहा है कि इनमें से किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? आयोडीन, कहा जाता है आयोडीन युक्त नमक खाने से घेघा नहीं होता है, तो आयोडीन किससे मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी सही है। लेमिनेरिया नामक शैवाल से बड़ी मात्रा में आयोडीन प्राप्त किया जाता है। और अगर देखा जाए वर्तमान में विश्व में सबसे ज़्यादा आयोडीन कहाँ उत्पादित होता है, तो आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अगर आप जानते हो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप ऐसे बनता है, इसी में यहाँ ब्राज़ील है, तो ये वाला पार्ट यहाँ से, ऐसे चिली एक देश है, चिली में विश्व के सबसे ज़्यादा आयोडीन का उत्पादन होता है। और आयोडीन सबसे किस में मिलता है? समुद्री शैवाल लेमिनेरिया में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन पौधों का हार्मोन नहीं है? शायद इसके बारे में थोड़ा सा पीछे डिस्कशन हो चुका है। ऑप्शन है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, कैल्शियम, जिब्रेलिन। ये जो साइटोकाइनिन है, ये जो ऑक्सिन है, और ये जो जिब्रेलिन है, ये तीनों ही पौधों के हार्मोन्स है। पौधों में सुसुप्ता, उनमें वृद्धि, उनमें फल लगने की क्रिया, ये सब नियंत्रित करते हैं। लेकिन जो ये कैल्शियम है, कोई हार्मोन नहीं है, ये तत्व है जिसकी वजह से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारे दांत मजबूत होते हैं। तो कैल्शियम कोई हार्मोन नहीं है, पौधों में नहीं पाया जाता, पौधों का हार्मोन नहीं है। बाकी साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन तीनों पादप हार्मोन है। ऑप्शन सी सही है, यहाँ दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? रतौंधी मतलब हमें रात में कम दिखने लगता है, जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा होता है हमें कम दिखने लगता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12, विटामिन B6 है सॉरी, और विटामिन ए B12 है, विटामिन सी। ऑप्शन ए दिख रहा होगा आपको। विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग हो जाता है, और इसकी पूर्ति किससे होगा? आप पीले, जिनमें कैरोटीन बड़ी मात्रा में होती है, जैसे पपीता हुआ, गाजर हुआ, इनको खाने से विटामिन ए की प्राप्ति हो जाती है। रतौंधी रोग को कवर किया जा सकता है। रतौंधी में क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारे आँखों में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होती हैं शंकु कोशिकाएं और एक होती है रॉड कोशिकाएं। इन्हीं में असामान्य वृद्धि या कमी की वजह से हमें कम प्रकाश या ज़्यादा प्रकाश में दिखना बंद हो जाता है। इसी चीज़ को रतौंधी बोलते हैं। हालांकि ये आँख की विशेषता है, तो इसको किसी वीडियो में अलग से पूरे आँख को ही समझ लेंगे। अभी केवल ये जानिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? क्वेश्चन ये है, एंटीबॉडी, जैसे आपके शरीर में घाव लगता है ना, तो शरीर में लड़ने वाली सफ़ेद रक्त कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं, और वो क्या करती हैं? घाव को तुरंत भरने की कोशिश करती हैं। ये जो घाव की भरने की कोशिश तुरंत होती है, इसे ही एंटीबॉडीज बोला जाता है। पूछा जा रहा है कि एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? प्लेटलेट से, आरबीसी से, लिम्फोसाइट से, लसिका से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लिम्फोसाइट, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं ना, WBC, उन्हीं से लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट से ही एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। याद रखिएगा, आपके शरीर में जो भी बीमारी होती है, अगर वो आप सही हो जा रहे हैं उस बीमारी से, तो उससे जो आपको लड़ने की जो आपको ताकत देता है, वो एंटीबॉडीज ही देती हैं। एंटीबॉडीज सफ़ेद रक्त कणिकाओं से बनती हैं, और उन्हीं को ही लिम्फोसाइट कहा जाता है। याद रखिएगा, लिम्फोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण के सूचक कौन है? पीछे थोड़ा सा डिस्कशन इस पे हुआ था। प्रदूषण के सूचक कौन है? ऑप्शन है फर्न तथा साइकस, ऑप्शन बी है शैवाल तथा लीवरवर्ट, ऑप्शन सी है लाइकेन तथा मांस, ऑप्शन डी है नीम तथा आम।
यहाँ ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी, लाइकेन तथा मांस। पीछे वाली वीडियो में हमने डिस्कशन किया था, लाइकेन जो होते हैं ऐसी जगहों पर नहीं उगते जहाँ पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा होता है। पर्यावरण प्रदूषण अगर ज़्यादा होगा तो लाइकेन आप कितना भी उगाओ नहीं उगेंगे, और अगर लाइकेन नहीं उग रहे हैं तो सिंपल सी बात समझ लेना कि वहाँ प्रदूषण ज़्यादा है। अतः ये बताते हैं लाइकेन कि किस क्षेत्र में प्रदूषण है, किस क्षेत्र में नहीं है। अगर जहाँ लाइकेन ज़्यादा उग रहे हैं इसका मतलब क्या है कि वहाँ का पर्यावरण प्रदूषित नहीं है, और जहाँ नहीं उग पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये दिया है कि प्रदूषण के सूचक कौन है, तो लाइकेन और मांस। मांस होता है, मांसल पौधे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं ऐसे जमे होते हैं, उन्हीं में पत्तियां, उन्हीं में उनके तने सब उसी में जड़ें चिपटी रहती हैं, गद्दीदार होते हैं, उन्हें मांस पौधे कहते हैं। मांस जैसा दिखता है मोटा सा। तो लाइकेन और मांस जो होते हैं दोनों पर्यावरण प्रदूषण के सूचक होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वयस्क मानव में, एक वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 214, 206, 253, 300। तो ऑप्शन बी सही है, यहाँ दिख रहा है ऑप्शन बी, 206 हड्डियाँ होती हैं। दरअसल जब बच्चा जन्म लेता है तो पूरी बॉडी में लगभग 300 से भी ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसकी हड्डियाँ जुड़ने लगती हैं, और जब हड्डियाँ जुड़ने लगती हैं तो शरीर में बड़ा दर्द होता है। इसलिए बच्चे रोते हैं बचपन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हड्डियाँ उस समय जुड़ रही होती हैं। अगर उस जगह पे कोई टच कर ले या फिर उनको आप लिटा दो तो इधर उधर जब उसमें पलटते हैं तब भी दर्द होता है, या फिर वैसे भी दर्द होता रहता है। इसलिए बच्चे बचपन में ज़्यादा रोते हैं। तो ये जो 300 हड्डियां हैं ये वयस्क होते होते जुड़ जुड़ कर 206 बचती हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206। और जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय कितनी होती है, तो आप जान के चलिए कि निश्चित नहीं 300 से ज़्यादा होती हैं। इसको आप इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल, आप जानते हो कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने से दिल की धड़कनें रुक जाती हैं कभी कभी, जिससे हृदय घात हो जाता है और आदमी की डेथ भी हो जाती है। तो हृदय घात में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में या ब्लड में। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो उस समय ऐसी स्थिति, चलिए इसको ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है धमनियों का कठोर होना, सिराओं का कठोर होना, किडनी में पत्थर का निर्माण, जो किडनी की पथरी होती है, या फिर यकृत में समस्या। तो यहाँ ऑप्शन ए सही है, धमनियों का कठोर होना। इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे शरीर की धमनियाँ हैं। धमनियों में क्या होता है, धमनियाँ धसी हुई होती हैं, इनमें शुद्ध रक्त बहता है, और सिराएं उभरी हुई होती हैं, इनमें अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियों से क्या होता है, हृदय से खून धमनियों से पूरे शरीर में जाता है, और सिराओं से क्या होता है, पूरे शरीर का खून वापस हृदय तक आता है। तो धमनियों में क्या होता है, छोटे छोटे कपाट होते हैं और धमनियाँ धसी हुई होती हैं, इनमें ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब क्या होता है, जैसे इनमें धमनियों में ये खून बह रहा है तो इनमें कोलेस्ट्रॉल जब तैरते हैं उस जगह जगह क्या होते हैं, नाड़ी में चिपकने लगते हैं। जब जगह जगह चिपकेंगे तो नाड़ी सक्रिय होती जाती है। तो अब क्या होगा, जब कोलेस्ट्रॉल पूरी नाड़ी में चिपक जाएंगे तो नाड़ी नाड़ी सक्रिय हो जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा, ब्लड को सर्कुलेट होने में, खून को जाने में समस्या होगी। खून को जाने में जब समस्या होगी तो यहाँ की नाड़ी जो सक्रिय हो गई है कठोर हो जाएगी, कड़ी हो जाएगी। तो ये कोलेस्ट्रॉल का असमान स्तर क्या बताता है कि धमनियाँ जो कठोर हो जाएंगी, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल बड़ी मात्रा में जब जम जाएगा तो धमनियाँ कठोर हो जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। कोलेस्ट्रॉल जब शरीर में बढ़ता है तभी हृदय गति रुकती है। हृदय गति क्यों रुकती है, क्योंकि धमनियों से रक्त प्रवाहित ही नहीं हो पाता, क्योंकि धमनियों में पूरा कोलेस्ट्रॉल चिपक जाता है और खून आगे नहीं बढ़ पाता, इसलिए हृदय पंप करना रुक जाता है। तो आप याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर, धमनियों का कठोर होना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है। इन्फ्लुएंजा रोग होता है, ऑप्शन ए है विषाणु से, ऑप्शन बी है कवक, सी शैवाल, डी जीवाणु। एक चीज याद रखिएगा, फ्लू, जिस भी बीमारी में फ्लू शब्द जुड़ा रहे, फ्लू समझ लेना वो वायरस से होगा। वायरस मतलब विषाणु। फ्लू शब्द, जैसे अभी आप स्वाइन फ्लू सुने हो, आप बर्ड फ्लू सुने हो, आप कोरोना वायरस सुन रहे हो, कोरोना वायरस भी एक प्रकार का फ्लू है। तो जितनी भी चीज़ें फ्लू शब्द जुड़ा रहे समझ लो वो वायरस से होते हैं। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंजा फ्लू शब्द जुड़ा है तो इसका मतलब किससे होगा, विषाणु से। पहला ही ऑप्शन विषाणु है। विषाणु मतलब वायरस, अंग्रेजी में वायरस बोलते हैं, हिंदू में विषाणु बोलते हैं। तो ये वायरस से होने वाला रोग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हड्डी तोड़ ज्वर किसे कहते हैं? हड्डी तोड़ ज्वर, ऐसा ज्वर जिसमें हड्डियों में बहुत जबरदस्त पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, ऐसे बुखार को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं।
ऑप्शन है आंत ज्वर, ऑप्शन बी है नासासोथ, ऑप्शन सी है पीत ज्वर, ऑप्शन डी है डेंगू। यहाँ ऑप्शन डी सही है। जो डेंगू बीमारी है इसे हड्डी तोड़ ज्वर कहते हैं। जब डेंगू हो जाता है शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि हड्डियों के जगह जगह जोड़ दर्द करने लगते हैं, चलना उठना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो डेंगू ज्वर है इसी को इसलिए हड्डी तोड़ ज्वर कहते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सब्जी वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ऐसे पौधे जिनसे सब्जियां बनती हैं। ऐसे पौधे जिनसे सब्जियां बनती हैं उनको जिस विज्ञान के अंतर्गत उनके खेती के लिए, उनके फसलों के उत्पादन के लिए जिस विज्ञान के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर। तो ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर के अंतर्गत हम ऐसे पौधों का अध्ययन करते हैं जो सब्जी उत्पादन में महत्वपूर्ण होते हैं। और फ्लोरिकल्चर तो सिंपल सा दिख रहा है, फ्लावर से संबंधित है। तो फूलों का अध्ययन मतलब फूल उत्पादन करने वाले पौधों का अध्ययन जिसमें होता है वो होता है फ्लोरिकल्चर। पोमोलॉजी आप सुने होंगे। पोमोलॉजी क्या है? ऐसे पौधे जब हम फलों का अध्ययन करते हैं, जब फलों का मतलब विभिन्न प्रकार के फलों की क्वालिटी, उनके अंदर क्या गुण है, उन सब का जब अध्ययन जिसका विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसको बोलते हैं पोमोलॉजी। जब हम फूलों का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। और जब हम बागवानी का अध्ययन करते हैं, जो बाग बगीचे छोटे छोटे लगाए जाते हैं उनका जब अध्ययन करते हैं तो वो होता है हॉर्टिकल्चर। और ये जो ओलेरिकल्चर है इसके अंतर्गत ऐसे पौधों का अध्ययन किया जाता है जो सब्जी जिनसे बनाई जाती है, जिनसे सब्जी उगती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एंजाइम क्या है? एंजाइम है मतलब एंजाइम क्या है? विटामिन है, बैक्टीरिया है, बायो उत्प्रेरक है, वायरस है। सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कभी भी विटामिन या बैक्टीरिया मत लगाना। ऑप्शन सी सही है। जो एंजाइम होते हैं वो बायो उत्प्रेरक होते हैं। अब बायो उत्प्रेरक क्या होते हैं ये समझिए। उत्प्रेरक क्या होते हैं? जैसे कोई क्रिया हो रही है, बहुत धीरे धीरे हो रही है, आप कोई चीज़ उसमें ऐसा डाल दो क्रिया की गति को तेज कर दे, क्रिया तेजी से होने लगे। हाँ, वो चीज़ उसमें शामिल ना हो, मतलब क्रिया में कुछ परिवर्तन ना करे, बस क्रिया में ये परिवर्तन कर दे क्रिया तेजी से होने लगे। तो उत्प्रेरक वे चीजें होती हैं, उत्प्रेरक वे होते हैं जो किसी अपक्रिया में बिना हिस्सा लिए उस अपक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, क्रिया तेज होने लगती है। तो एंजाइम क्या होते हैं? बायो उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन में एंजाइम्स मिलते हैं और भोजन की पाचन की जो गति होती है, तो जो पाचन भोजन अगर आप करे हो और भोजन अंदर गया तो एंजाइम कम बने अगर शरीर में, तो भोजन जो पचेगा बहुत धीरे धीरे पचेगा। लेकिन अगर एंजाइम पर्याप्त मात्रा में बन जाए तो पाचन की गति भी बढ़ जाती है। इसका थोड़ा सा अंतर समझिए। जैसे आप भोजन किए और ढेर सारा पानी पी लिए तो जितना एंजाइम बना था वो सब पानी की तरफ मिल गया, पानी मिल गया, उसकी क्रिया कम हो गई, अतः वो एंजाइम ठीक से काम नहीं कर पाएगा। लेकिन आप भोजन किए और पानी की मात्रा कम पिए तो बड़ी मात्रा में एंजाइम बनेगा और वो क्या करेगा? आपके भोजन को अच्छे से पचाएगा। तो एंजाइम क्या होते हैं? एक प्रकार से बायो उत्प्रेरक होते हैं, क्रिया को, पाचन क्रिया को बढ़ाने का काम करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन संक्रामक बीमारी नहीं है? कह रहा है इनमें से कौन संक्रामक बीमारी नहीं? संक्रामक बीमारी आप समझिएगा, संक्रमण द्वारा जो फैले, मतलब एक चीज एक आदमी से दूसरे आदमी तक संक्रमण के द्वारा फैल जाए। जैसे आप सर्दी होता है, अगर एक आदमी को सर्दी हुआ है, अगर उसके आसपास कोई दूसरा आदमी है तो आप देखते हो कि संक्रमण द्वारा, ये फ्लू के द्वारा, फ्लू अभी आपको बताए थे जो संक्रमण से फैले, तो फ्लू के द्वारा मतलब एक आदमी के संक्रमण दूसरे आदमी तक चला गया। तो ऐसी बीमारी जो संक्रमण से फैल जाए उसे संक्रामक बीमारी कहते हैं। और ऐसी बीमारी जो संक्रमण से ना फैले उसके लिए उसको ले जाकर उस शरीर में पहुंचाना जरूरी है, तो वो संक्रामक बीमारी नहीं होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है छोटी माता, गलसुआ, बड़ी माता, एड्स। आप नाम सुने होंगे, यहाँ ऑप्शन ए सही है, एड्स सही है। ध्यान सुनिए, समझिएगा इसको। आप नाम सुने होंगे छोटी माता, जिसे चेचक बोलते हैं। चेचक एक संक्रामक बीमारी थी। अगर किसी को हो जाता था, अगर उसके बैक्टीरिया दूसरे आदमी के शरीर पे चले गए, छोटी माता बड़ी माता दोनों भी उस चेचक में आते थे, तो अगर किसी इनके बैक्टीरिया किसी अन्य स्वस्थ आदमी तक चले गए तो वो भी संक्रमित हो जाता था और उसको भी हो जाता था। और गलसुआ भी क्या होता है, ये गले के पास हो जाता है, सूजन आ जाती है, तो गलसुआ भी एक संक्रामक बीमारी है। लेकिन एड्स संक्रामक बीमारी नहीं है।
इसको ये तभी फैल सकता है जैसे किसी आदमी को एड्स है, आप उसके साथ बैठे हो, आप उसके साथ खाना खाओ, आप उसके साथ रहो, आपको एड्स नहीं होगा क्योंकि ये संक्रामक नहीं है। लेकिन एड्स को अगर उस आदमी का ब्लड किसी को चढ़ा दिया जाए तब संक्रमण फैल सकता है। मतलब कि ये वैसे संक्रामक नहीं है। उसके शरीर से कुछ हिस्सा निकाल के किसी दूसरे शरीर में डाल दो तब जाके वह आदमी एड्स से ग्रसित हो सकता है, लेकिन साथ में रहने से नहीं फैलता। तो जो बीमारियां साथ में रहने से नहीं फैलती वो संक्रामक नहीं होती हैं, और जो बीमारियां साथ में रहने से या टच करने से फैल जाती हैं वो संक्रामक होती हैं। यहाँ पूछा है कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर जो एड्स है, एड्स संक्रामक बीमारी में नहीं आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन है, कह रहा है इनमें से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, विटामिन सी। विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। एक चीज़ याद रखिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जल में घुलते हैं। बाकी जितने भी विटामिन हैं ए, डी, के, ई, ये सब वसा में घुलनशील हैं। वसा मतलब मांस वाली चीज़ें जो होती हैं जिनमें वसा फैट ज़्यादा मिलता है, ये सब उसमें घुलते हैं। बाकी बी सी जल में घुलते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कौन सा जल में घुलनशील है, तो विटामिन सी, ऑप्शन बी सही है। यहाँ देख लीजिए आप, तो विटामिन जो सी है ये जल में घुलनशील है। अगर इसके साथ बी भी रहा होता तो वो भी जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी सी जल में घुलनशील होता है। विटामिन ए, डी, के, ई वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जैव अपघटनीय है। जैव अपघटनीय, इस बात को समझिएगा। अपघटन मतलब कि कौन रासायनिक रूप से टूट टूट कर नष्ट हो जाएंगे। अपघटनीय शब्द बार बार पूछा गया, आप इसको याद रखिए, कई बार पेपर में आ चुका है। एबेस्टस, डीडीटी, प्लास्टिक, मल। मल मतलब गंदगी, जैसे गोबर हुआ, ये सब मल में आते हैं। एबेस्टस एक धातु है, ये जैव अपघटनीय नहीं है। ये आज पृथ्वी में गाड़ दो तो वैसे पड़ा रह जाएगा कई सालों तक, मतलब खत्म नहीं होगा। डीडीटी भी एक कीटनाशक है। ये जिस पौधे पे पड़ता है उस पौधे पे पड़ा रहता है, फिर उस पौधे के फल में पड़ जाता है, फल के माध्यम से मनुष्य के शरीर में आता है, मनुष्य के शरीर से मनुष्य के शरीर के यकृत में इकट्ठा हो जाता है। और ज़रूरत से ज़्यादा अगर मनुष्य के शरीर में इकट्ठा हो गया तो मनुष्य मानसिक रूप से अपंग हो जाएगा, पागल हो जाएगा। इसीलिए भारत सरकार ने या फिर WHO के निर्देश पर पूरे विश्व में DDT पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि बड़ी मात्रा में इससे पक्षियां मर रही थी और मनुष्यों के अंदर भी इकट्ठा हो रहा था। तो भारत सरकार ने बाद में लगाया, लेकिन बहुत पहले ही पूरे विश्व में इस पे बैन लगा दिया गया। डीडीटी, एबेस्टस हुआ, डीडीटी हुआ, और प्लास्टिक। प्लास्टिक तो आप जानते हो, बड़ी मात्रा में प्लास्टिक को रोकने का प्रयास चल रहा है, क्योंकि प्लास्टिक भी खत्म नहीं होता। और जिस मिट्टी में अगर प्लास्टिक को गाड़ दो तो मिट्टी भी बंजर हो जाती है, और प्लास्टिक को आप जलाओ तो पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। मतलब कि किसी भी तरीके से इसे नष्ट करो तो नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जो गोबर होते हैं जैसे, या फिर इस तरह से जो और भी गंदगी होते हैं, जो मल होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो जो जैव अपघटनीय है वो इस ऑप्शन में मल है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी ये जो तीन ऊपर के ऑप्शन है ये जैव अपघटनीय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं। ओजोन परत की मोटाई किससे मापे जाता है। आप जानते हो जो हमारे पृथ्वी के ऊपर है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर है समताप मंडल, इसके ऊपर है मध्य मंडल, इसके ऊपर है मध्य मंडल। तो समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में एक परत पाई जाती है, ऐसे इन दोनों के बीच में, यही है ओजोन परत। अतः हवाई जहाज जब इस मंडल से, आप जानते हो हवाई जहाज समताप मंडल मुड़ते हैं, तो जब इस मंडल मुड़ते हैं तो इनके द्वारा छोड़ी गई गैसों से ओजोन परत में नुकसान पहुंच रहा है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो ओजोन परत है, जो इसकी मोटाई है जो फैली हुई है, किस यंत्र से नापा जाता है। ऑप्शन है नॉट, ऑप्शन बी है डॉप्सन, ऑप्शन सी है पॉइज, ऑप्शन डी है मैक्सवेल। तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन से मापी जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सर्प, कोबरा जो सर्प का विष होता है कैसा होता है। मतलब किस प्रकार का सर्प विष है ये, तंत्रिका विष, रुधिर विष, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो कोबरा सर्प होते हैं, आप जानते हो कोबरा सर्प जो होता है ये घोंसला भी बनाता है, ये अंडे भी देता है, अंडे को रखने के लिए घोंसला बनाता है।
ये इसका जो विष होता है ना, तंत्रिका विष होता है, रुधिर में नहीं मिलता। आप याद रखिएगा, आपकी बॉडी में जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम, अगर उसको क्षति पहुंचे तो बॉडी ऐंठ जाती है, बॉडी काम नहीं करती है। और तंत्रिका तंत्र अगर किसी का नष्ट हो गया तो वो कुछ समय बाद मर जाएगा। तो ये जो कोबरा सर्प होता है, इसका विष जाके तंत्रिका तंत्र पे अटैक करता है और इंसान कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाता है। तो इसीलिए बड़ा घातक माना जाता है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग किसकी वजह से होता है? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है पीसीएस में। आप याद रखिएगा, टमाटर में जो लाल रंग होता है, ऑप्शन है बीटा कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन सी सही है। लाइकोपीन की वजह से टमाटर लाल रंग का होता है। याद रखिएगा, लाइकोपीन की वजह से टमाटर में लाल रंग होता है। इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं और इसके आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके आगे के जो क्वेश्चन है, हम लोग 500 क्वेश्चन कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट कवर करेंगे। तो अगले जो क्वेश्चन हैं अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।